भारत के गुड्स और भारत से इंपोर्ट होने वाले सामान के ऊपर अमेरिका के सीनेटर्स ने 100% टैरिफ लगाने के लिए जो प्रपोजल लाया था, उसको आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे अभी भारत को चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एक फोन कॉल को लेकर यूक्रेन की सरकार ने भारत के ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन का पूरा क्या मामला है और यूक्रेन भारत को कौन सी डिप्लोमेटिक सिग्नलिंग करने की कोशिश कर रहा है, उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। उसके बाद पीओके से भी अपडेट आ रही है, उसको भी हम कवर करेंगे। अब ये सारी डेवलपमेंट्स भारत के ऊपर क्या और कितना इम्पैक्ट डालेंगी, ये समझना भी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं भारत और अमेरिका के बारे में। इसकी वजह से अमेरिका एक बार फिर से भारत और चाइना के ऊपर टैरिफ लगाने जा रहा है। दरअसल अमेरिका के कुछ सीनेटर्स ने एक नया रशिया सैंक्शंस बिल इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें रशिया से क्रूड ऑयल और एनर्जी परचेज करने पर कुछ कंट्रीज के ऊपर 100% के टैरिफ लगाने का प्रावधान है। इस बिल में अमेरिका के जो यूरोपियन एलाइज हैं उन्हें कंसेशन प्रोवाइड की गई है और प्राइमरली इसमें भारत और चाइना को टारगेट किया गया है, क्योंकि भारत और चाइना रशिया की 85% एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। यानी रशिया टोटल जितनी भी एनर्जी दूसरी कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता है उसका पूरा 85% भारत और चाइना ही परचेज कर लेते हैं। इसलिए रशिया को बाकी कस्टमर्स ढूंढने की नीड ही नहीं पड़ती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये बिल आज पास हो गया है और कौन सी डेट से भारत और चाइना के ऊपर ये 100% के टैरिफ लगेंगे। सबसे पहले तो ये जानना इंपॉर्टेंट है कि ये जो भारत और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ का बिल लाया गया है, इसने अभी तक एक ही स्टेज पार की है। आज यूएस सीनेटर्स ने इस बिल को प्रोसीजरल वोट के जरिए सीनेट में पेश किया था, जिसके ऊपर वोटिंग हुई और 86 सीनेटर्स ने इसके पक्ष में वोट किया था। यानी 86 सीनेटर्स इस बिल को लाने के पक्ष में थे, जबकि केवल 12 सीनेटर्स थे जिन्होंने इसके खिलाफ वोट किया। अब ये बिल सीनेट के फ्लोर के ऊपर डिबेट के लिए आ गया है। इसके ऊपर डिस्कशन होगी, फिर उसके बाद इसको सीनेट से अप्रूव करवाना होगा। अगर ये सेम बिल रहता है, यानी इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं आती है, तो फिर दोबारा वोटिंग नहीं होगी। और अगर सीनेटर्स ने बिल में अमेंडमेंट सजेस्ट की तो फिर इसमें दोबारा वोटिंग कर इसको फिर से सीनेट से पास करवाना होगा। सीनेट से अप्रूवल लेने के बाद सेम इसी तरह से अमेरिका में जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वहां पर ये बिल जाएगा। वहां भी डिबेट और वोटिंग के बाद इसको अप्रूव कराना पड़ेगा। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अप्रूवल के बाद ये बिल जाएगा सीधा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास। अगर डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर साइन कर लेते हैं तो फिर ये बिल कानून बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप अगर इस बिल के ऊपर साइन करते हैं तो फिर एक डेट अनाउंस की जाएगी, जिसके बाद से भारत और चाइना के ऊपर 100% के टैरिफ चार्ज किए जाएंगे। कहने का मतलब है कि अगर ये सारे स्टेप्स 1 by 1 सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो भी ये बिल कम से कम 3 से 4 महीने तो जरूर लेने वाला है। उससे पहले भारत और चाइना के ऊपर 100% टैरिफ नहीं लगेंगे। अब क्योंकि आज इस बिल का पहला स्टेप था, ये सीनेट के फ्लोर के ऊपर पेश किया गया था, वहां पर वोटिंग में 86 सीनेटर्स का साथ मिल गया, केवल 12 सीनेटर्स इसके खिलाफ थे। और ऐसा बहुत ही कम होता है जब रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के सीनेटर्स एक साथ आकर सेम बिल को अप्रूव करते हैं, इसलिए ये मीडिया में ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। सीनेट के बाद जब ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में पेश किया जाएगा, इसके ऊपर दोबारा वोटिंग होगी। फिर जब ये यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पास जाएगा, कहने का मतलब है कि हर बार इसको मीडिया कवरेज मिलेगी, हर एक स्टेप के ऊपर ये न्यूज में आएगा। इन शॉर्ट आज बिल ने पहली स्टेज पार कर ली है और अभी 2-3 स्टेजेस बाकी हैं। अब ये साफ नजर आ रहा है कि अमेरिका भारत और चाइना के ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के पक्ष में एक चीज ये भी है कि भारत और अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस अभी भी लगातार कर रहे हैं। अगर अमेरिका ये 100% के टैरिफ भारत के ऊपर लगाता है तो फिर वो ट्रेड डील 100% टूट जाएगी, फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी। इसके साथ ही यूक्रेन ने भी अमेरिका के इन सैंक्शंस के ऊपर खुशी जताई है। यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अमेरिका की विजिट के ऊपर थे और वहां पर उन्होंने वोटिंग के बाद इन सीनेटर्स के साथ मुलाकात भी की है। 60 से ज्यादा सीनेटर्स ने ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की है, उसमें हिस्सा लिया था, जिसके बाद यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बिना भारत और चाइना का नाम लिए एक स्टेटमेंट इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि जो देश रशिया से एनर्जी इंपोर्ट कर रशिया वॉर मशीन को चलाने में मदद कर रहे हैं, ऐसे देशों के ऊपर ये सैंक्शंस इनका हम स्वागत करते हैं। उन्हें खुशी है कि भारत और चाइना इन दोनों देशों को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूक्रेन, रशिया और भारत को लेकर। यूक्रेन ने इसमें भारत को भी घसीट लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्लैक सी में रशिया ने MV आमिर 1 नाम के एक और कमर्शियल शिप के ऊपर हमला किया है, जिसके ऊपर इंडियन क्रू मेंबर सवार थे। रशिया के फायर के बाद शिप से कुछ इंडियन क्रू मेंबर्स को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते समय अभी भी 13 इंडियंस इस शिप के ऊपर फंसे हुए थे, जिनके रेस्क्यू में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, क्योंकि रशिया लगातार ब्लैक सी में यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर हमले कर रहा है। इसी को लेकर यूक्रेन की सरकार ने एक स्टेटमेंट इशू कर भारत से कहा है कि भारत की सरकार रशिया के ऊपर प्रेशर बनाए कि रशिया यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर हमले रोक दे। इससे कमर्शियल शिपिंग के ऊपर खतरा आ रहा है, जिनका युद्ध से कोई भी लेना देना नहीं है। अब यूक्रेन ने जो स्टेटमेंट इशू की है वो काफी लंबी है, लेकिन हम आपको शॉर्ट में बताते हैं कि यूक्रेन ने क्या कहा है।
रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर यूक्रेन की स्टेटमेंट भी आ रही है। अगर आपको फुल स्टेटमेंट खुद ही पढ़नी है तो आप वीडियो को पॉज कर इसको देख सकते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि रशिया ने ब्लैक सी में यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर, सिविलियन शिप और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले तेज कर दिए हैं। 13 इंडियन क्रू मेंबर्स अभी भी शिप के ऊपर फंसे हुए हैं। पहले भी रशिया के हमलों में इंडियन सी फेयरर्स की जान गई थी और कुछ घायल हुए थे। यूक्रेन भारत की एम्बेसी के साथ कांटेक्ट कर इंडियंस को हर संभव मदद प्रोवाइड कर रहा है। यूक्रेन ने आगे कहा कि हमने भारत से रिक्वेस्ट की है कि यूक्रेन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर के बीच एक फोन कन्वर्सेशन अरेंज की जाए, लेकिन भारत ने फोन कॉल अभी तक अरेंज करने की रिक्वेस्ट उसका जवाब ही नहीं दिया है। यानी भारत फोन कॉल कन्वर्सेशन अभी तक नहीं कर रहा है। इसके साथ ही यूक्रेन ने कहा है कि भारत ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए शिप्स और उसके बाद ब्लैक सी में फंसे हुए शिप्स, इन दोनों के लिए जो अलग अलग एडवाइजरी जारी की थी, इनकी तुलना करनी चाहिए। यहाँ पर यूक्रेन ये सवाल पूछना चाहता है कि ब्लैक सी में जो एडवाइजरी जारी की है वो एक तरह से वीक है, यानी कि कमजोर है, जबकि रशिया का थ्रेट ज्यादा है लेकिन एडवाइजरी में सीरियसनेस नहीं दिखाई गई है। भारत ने जो सिक्योरिटी मेजर्स जारी किए हैं वो असली खतरे के हिसाब से कम है। हम उम्मीद करते हैं कि सिविलियन क्रू मेंबर्स और सी फेयरर्स की सिक्योरिटी के लिए भारत जरूरी प्रीएम्प्टिव स्टेप्स उठाएगा। और उससे भी इंपॉर्टेंट ये है, यूक्रेन ने कहा है कि हमने तो ब्लैक सी में इंडियंस की सेफ्टी को लेकर कई सारी वार्निंग और मेजर्स अनाउंस कर लिए हैं। अब सवाल यह है कि रशिया तब भी शिप्स के ऊपर बार बार हमले कर रहा है। यूक्रेन ने आगे कहा कि रशिया के हमले रुक नहीं रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत की सरकार एक बार फिर से रशिया के चार्ज द अफेयर को सम्मन कर विदेश मंत्रालय बुलाकर रशिया से एक्सप्लेनेशन मांगती है या फिर नहीं। ये कहना है यूक्रेन का। अब यहाँ पर 2 से 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला तो यूक्रेन ने कहा है कि कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद भी भारत सरकार विदेश मंत्रियों के बीच एक फोन कॉल की कन्वर्सेशन बिल्कुल अरेंज नहीं कर रही है, उसका भारत की तरफ से जवाब नहीं आया है। दूसरा तो भारत के क्रू मेंबर्स के ऊपर रशिया अभी भी हमले नहीं रोक रहा है। और तीसरा यूक्रेन ने सवाल खड़ा किया है कि क्या भारत की सरकार दूसरी बार रशिया के सीनियर डिप्लोमेट को सम्मन कर उनसे एक्सप्लेनेशन मांगती है या फिर नहीं। और भारत को रशिया से पूछना चाहिए कि रशिया अपने हमले क्यों नहीं रोक रहा है, जिसमें इंडियंस का भी नुकसान हो रहा है। ये चाहता है यूक्रेन। अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जयशंकर सर के साथ कॉल कब अरेंज होती है और क्या भारत की सरकार रशिया को दोबारा सम्मन करती है या फिर नहीं। यूक्रेन चाहता है कि भारत की सरकार रशिया के ऊपर दबाव डाले कि रशिया यूक्रेन के पोर्ट्स और यूक्रेन के शिप्स के ऊपर हमले ना करे, यानी कि जो पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को रशिया टारगेट कर रहा है वो रशिया बंद कर दे। यूक्रेन भारत के थ्रू अपना काम निकालने की कोशिश कर रहा है, जबकि रशिया का कहना है कि उनको इस चीज का शक है कि यूक्रेन के पोर्ट्स के ऊपर ये जो तमाम कमर्शियल शिप्स आ रहे हैं उनके ऊपर एमुनिशंस, एक्सप्लोजिव्स और हथियार यूक्रेन को डिलीवर किए जा रहे हैं। रशिया का कहना है कि उनको शक है कि यूक्रेन के पास ये जो अलग अलग देशों से हथियार आ रहे हैं वो शिपिंग रूट के थ्रू ही आ रहे हैं और उन्हीं को रोकने के लिए वो कमर्शियल शिप और पोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमले कर रहे हैं। अब रशिया तो भारत के कहने के ऊपर हमले रोकने से रहा। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि यूक्रेन की सरकार ने जो भारत की सरकार के ऊपर डायरेक्ट स्टेटमेंट इशू कर हमें लपेटे में लेने की कोशिश की है, इसके ऊपर भारत की सरकार का क्या रिस्पॉन्स आता है वो देखना भी इंटरेस्टिंग होगा। आई होप कि भारत की सरकार भी यूक्रेन को जवाब दे, हम उसको भी कवर करेंगे। इसलिए अगर आपने हमारे चैनल इंडियन अफेयर को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। नेक्स्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पीओके में जो फ्रेश प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए थे उसमें कैजुअलिटीज का नंबर काफी ज्यादा बढ़ गया है। रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पिछले 48 घंटों में 40 से ज्यादा लोगों की जान चले गई है, जिसमें 34 सिविलियंस थे और 6 सिक्योरिटी पर्सनल्स। इसके अलावा 50 से ज्यादा घायल भी बताए जा रहे हैं, जिनका अभी भी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है और ये नंबर और संख्या और भी बढ़ सकती है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों के साथ बैठकर उनके साथ मसलों को सुलझाना तो दूर की बात है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ, इन्होंने एक बार फिर से एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट इशू कर दी है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि हम प्रोटेस्टर्स के साथ कोई भी बात नहीं करेंगे। हम भारत की तरह उनको भी अपना दुश्मन मानते हैं, अपना एनिमी समझते हैं। मैं आज़ाद कश्मीर के प्रोटेस्टर्स को सेम उसी कैटेगरी में रखता हूं जिस कैटेगरी में इंडिया है। ये भी इंडिया की तरह हमारे दुश्मन है। ये कहना है पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का। अब ये तमाशा तो पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कितना ही आज़ाद है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ग्लोबल स्टेज के ऊपर कोई भी कंट्री इसके लिए पाकिस्तान को कॉल आउट नहीं कर रही है। अगर ऐसा कुछ भारत में हुआ होता तो ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस तक अभी तक चले गया होता। जून में जब से ये प्रोटेस्ट स्टार्ट हुए हैं तब से लेकर अभी तक 90 से 100 लोगों की जान चले गई है, जबकि कई सारे घायल हुए थे। फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी इस चीज के ऊपर बिल्कुल चुपचाप बैठी हुई है। वैसे ये कम्प्लीटली हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन इसके ऊपर आपकी क्या राय है? क्या पीओके के हालातों को देखते हुए इस समय पीओके को वापस लेने की कोशिश की जानी चाहिए? हाँ या फिर ना? पीओके कभी वापस नहीं आएगा और भारत को चुपचाप इनका तमाशा देखना चाहिए। नीचे कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।